हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ना क्या है? फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर क्लास 8 का ये चैप्टर है, इसको फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, समय बहुत ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि पूरा चैप्टर आज ही ख़त्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज फोर्स और प्रेशर के बारे में। ठीक है, लास्ट में कुछ बातें हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत में पहले पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, हमें बात करना है फोर्स के बारे में। हम कैसे फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या होता है? तो सुनिएगा ध्यान से। आपकी दिन की शुरुआत और रात के सोने तक आप बिना बल के किसी कार्य को कर ही नहीं सकते हैं। बिना बल के किसी कार्य को आप कर नहीं सकते हैं, आपको बल की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से सुनिए भाई, कैसे बल की आवश्यकता होगी। ये आपके सामने कप रखा हुआ है, इस कप को उठाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी? बल की ज़रूरत पड़ी। सामने दरवाज़ा मैंने बंद किया है, इसको खोलना है तो मुझे बल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ये दरवाज़ा थोड़ा टाइट है तो हमें ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ेगी इसको बंद करने में या खोलने में। ठीक है, आप बाहर निकलेंगे, अगर पानी पीना है तो ग्लास उठाएंगे, या चापाकल पे जाएंगे तो चापाकल को चलाएंगे तो बल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कहीं जाते हैं तो मोटरसाइकिल जाते हैं तो आप तो सेल्फ हो गया, पहले किक करना पड़ता था बाइक को, तो जब किक मारेंगे तो बल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई बच्चा खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है तो उसे बल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बैट चला रहा है तो उसे बल की ज़रूरत होगी। बॉल पकड़ रहा है तो भी बल की ज़रूरत होगी। बॉल फेंक रहा है तो भी बल की ज़रूरत होगी। तो कहीं न कहीं बल हमारे दिन की शुरुआत से रात के सोने तक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को समझते हुए हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बल के बारे में हमें पढ़ना है तो पहले बल की मतलब बल से संबंधित जो स्रोत हैं बल के, वो दोनों के बारे में पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है अपुश या अपुल के बारे में पढ़ना है। ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, अपुश और अपुल के बारे में हमें पढ़ना होगा, क्योंकि हम जब तक इसकी चर्चा नहीं करेंगे तब तक चीज़ें हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें इन्हें समझना पड़ेगा। अपुश और अपुल के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक है अपकर्षण और एक है अभिकर्षण। एक है अपकर्षण और एक है अभिकर्षण। ये दोनों क्या है, इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों के बारे में चर्चा करनी है। एक होता है धक्का, ठीक है, एक क्या होता है धक्का, ठीक है, और एक क्या होता है खींचना। ठीक है, एक खींचना या खिंचाव भी बोल सकते हैं, खींचना या खिंचाव भी कह सकते हैं। ठीक है, खींचना या खिंचाव भी कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, खींचना या खिंचाव भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात भाई? तो आगे की तरफ चर्चा करें, आगे की तरफ बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभिकर्षण ये है आपका अपकर्षण। क्या है? अपकर्षण। ठीक है, ये क्या है आपका? अपकर्षण, यानी पुश है। ये क्या है? पुश करना। ठीक है, ये है पुश करना। ये क्या है? अभिकर्षण है। अभिकर्षण है। ठीक है, यानी पुल करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। ये अपुश है, ठीक है, धक्का, और ये खींचना। अगर इनके जरिए अगर बल को देखा जाए, क्योंकि भाई इन्हीं से तो बल की शुरुआत होती है, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, बल बोल रहा हूँ, किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर, ठीक है, लगने वाले धक्का, लगने वाले धक्का यानी अपकर्षण। ठीक है, यानी अपकर्षण या खिंचाव यानी अभिकर्षण को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? को बल कहते हैं। ठीक है, देखिए सुनिएगा ध्यान से और इसको नोट भी कर लीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा लगने वाले धक्का यानी क्या लिखेंगे? तो सॉरी, ठीक है, क्या लिखेंगे? अपकर्षण। अपकर्षण, ठीक है, ठीक है, अपकर्षण या खिंचाव, खिंचाव। ठीक है, अभिकर्षण,
अभिकर्षण, ठीक है, को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। खिंचाव को अभिकर्षण और धक्का को अपकर्षण कहते हैं, तो बल कहते हैं। यहाँ से ये चीजें अगर इतनी समझ में आ गई तो आगे चले। बल के बारे में और समझिए। अगर बल का अगर फार्मूला देखें, सूत्र देखें, तो क्या लिख सकते हैं? m×a लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं। बल बराबर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं, ठीक है। बल की एसआई यूनिट, बल की एसआई यूनिट या मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन होगा। ये तो हो गया, फिक्स है, ठीक है, ये तो फिक्स है, ये हो गया। लेकिन अगर हम इनके द्वारा बल का मात्रक निकालें, इनके द्वारा बल का मात्रक निकालें तो कैसे निकालेंगे? इतना हो गया होगा तो आगे चलते हैं। इनके द्वारा बल का मात्रक निकालें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, बीमा भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया? बल बराबर बताया द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम इसका मात्रक लिखें तो इसे केजी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे? तो सुनिएगा ध्यान से। त्वरण होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। कैसे? त्वरण के बारे में सुनिए। गति परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण, गति परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उदाहरण से समझिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वहां त्वरण देखने को मिलता है। किसी वस्तु को ऊपर फेंके, वो नीचे आ रहा है, ठीक है। जब हम अपनी घड़ी को सेकेंड में, मतलब मोबाइल में सेकेंड से देखते हैं, तो जब हम शून्य पर रखते हैं तो वस्तु को फेंकते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो वस्तु ऊपर जाती है और आने में कुछ समय लेती है, जैसे 10 सेकेंड का समय ले ली, तो वस्तु 0 सेकेंड पर फेंकी गई, यानी उस समय उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी थी, और जब ऊपर से नीचे आई तो फाइनल वेलोसिटी में आ गई, और 10 सेकेंड लगा। यानी वेग परिवर्तन, यानी उसमें दर, यानी समय कहीं ना कहीं चिन्हित है। तो हम क्या करेंगे? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। तो ये हो गया। लेकिन भाई अभी वेग बचा है। अब वेग सुनिए क्या होता है, वेग के बारे में जान लें। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को, ये भी एक सदिश राशि, विस्थापन क्या? सदिश राशि। विस्थापन परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अरे सॉरी, वेग कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। विस्थापन किससे दिखा सकते हैं? तो डी से दिखा सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, और समय लगा है, सेकेंड लगा है, ठीक है, क्या लगा है? सेकेंड। यानी अगर इसको हमें दिखाना है तो हम क्या दिखा सकते हैं? मीटर पर सेकेंड दिखा सकते हैं, मीटर पर सेकेंड दिखा सकते हैं, और यहाँ पर भी सेकेंड है। तो अगर हम इन दोनों को लेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारा यहाँ से निकल कर आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका फार्मूला पूरा, अरे सॉरी, आपका मात्रक है बल का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम समझते हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, यानी मीटर पर सेकेंड। कहाँ से? क्योंकि ये वेग है, वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग क्या हो गया? तो मीटर पर सेकेंड। विस्थापन भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, याद रखिएगा, त्वरण भी, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल गया। हम इसका अगर यूनिट वो बीमा निकालने की कोशिश करेंगे तो इसको m लेंगे, इसको l लेंगे, और इसको क्या लेंगे? t लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? m/l(t-2), ये हो गया आपका बीमा हो गई, ठीक है भाई। एनटीपीसी में बीमाएं पूछ लेती हैं तो लीजिए, बीमा भी हो गई। यहाँ से हमारा क्या हुआ? बल के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिला, क्योंकि ये बेस है, यहाँ पर हमें बेसिक नॉलेज लेना था तो हमने ले लिया भाई। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अभी सरल शब्दों में दिया है, और मैं सरल शब्दों में ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे की तरफ चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया होगा भाई। इस पूरे चैप्टर को आज खत्म करना है, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, न तो ज़्यादा बकवास करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है।
चलिए भाई आगे की तरफ चर्चा करते हैं। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे की बात की जाए। बल की अगली जो अगर हम उदाहरण में देखें तो शुरुआत में ही हमने बल का उदाहरण देख लिया था, बल के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, बल के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब बल के कारण क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है और किसके कारण मिलता है, तो बल के कारण मिलता है। ठीक है, बल के कारण मिलता है। ठीक है, बल के कारण मिलता है। अगर एक और उदाहरण देखें तो जैसे ये मान लीजिए आपका एक चुंबक है। ठीक है, ये एक चुंबक है और एक यहाँ पर चुंबक है। ठीक है, धक्का और खिंचाव के सापेक्ष में उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आपस में ये खींचेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर बल देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी अपोजिट पोल्स होंगे तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। यहाँ पर भी बल देखने को मिल रहा है, ये अपना बल लगा रहा है और ये अपना बल लगा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यस भी इधर और यन इधर है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाएगा, यानी एक दूसरे को धकेलना शुरू करेंगे, दूर हटना शुरू करेंगे। यहाँ पर भी बल देखने को मिलेगा। और ये धक्का और खिंचाव का एक सटीक उदाहरण है, अभिकर्षण और अपकर्षण का एक सटीक उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। ठीक है, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, या कह सकते हैं बल की खोजबीन। ठीक है, बल की खोजबीन ये टॉपिक है, ये क्या है, टॉपिक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्सेस या एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, तो चलिए बल की खोजबीन। ठीक है, बल की खोजबीन। ठीक है, बल की खोजबीन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस या बल की खोजबीन। कैसे बल की खोजबीन, क्या कह सकते हैं इसमें, क्या चर्चा कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या आखिर दिया हुआ है कि हम उसको बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, अब इसको अब चर्चा करेंगे तो समझते हैं। ठीक है, अब समझिएगा इसमें दिया क्या है, सुनिएगा। देखे होंगे कि एक तरफ कुछ बच्चे रस्सी का एक सिरा पकड़े हैं, एक तरफ एक सिरा पकड़े हैं, और दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक बीच में लाइन खींची हुई है, हार जीत के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पर खेल हो रहा है, एक तरह से रस्सी खींचने वाला। और उसमें क्या होगा, बच्चे दोनों तरफ से क्या लगेंगे, फोर्स लगाते हैं। जिधर अगर दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो अगर दोनों तरफ इक्वल हुआ तो जो रिजल्टेंट आएगा, वो रस्सी पर लगने वाला बल दोनों तरफ से जो होगा वो शून्य हो जाएगा। अगर हो सकता है कि किसी तरफ से बल अधिक लग रहा है, किसी तरफ से कम लग रहा है, तो जिधर कम लगेगा उधर के बच्चे रस्सी सहित खींचे चले आएंगे, और जिधर अधिक लगेगा उधर बच्चे अपनी तरफ उसको खींच लेंगे। ठीक है, या हो सकता है कि अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करे, उसी दिशा में आपने भी उस पर बल लगा दिया, तो यानी समान दिशा में लगने वाला बल जो होता है या एक ही दिशा में लगाए गए बल जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक ही दिशा में लगाए गए बल, एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जबकि विपरीत दिशा में लगाए गए बल के क्या होते हैं, या तो अंतर देखने को मिलता है, या तो अगर बराबर है तो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर हम कुल बल देखें तो कुल बल, ठीक है, कुल बल जो होता है, अगर समान दिशा में लग रहा है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, अगर विपरीत दिशा में लग रहा है तो उनके बीच का अंतर जो होगा वो कुल बल के बराबर हो जाएगा, कुल बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, इतनी ही चीजें इसमें लिखी गई हैं, एक्सप्लोरिंग ऑफ खोजबीन यानी बल के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, बल की प्रबलता के बारे में सुन लीजिए। भाई बल की प्रबलता के बारे में मैंने बताया, फिर भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद भी समझा देता हूँ। एक बल दूसरे बल से,
ठीक है, छोटा या बड़ा हो जाए, एक बल दूसरे बल से छोटा या बड़ा हो जाए तो बल की प्रबलता देखने को मिलती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। ठीक है, बल का परिणाम या परिणाम में मापी जाती है। ठीक है, यही बल की क्या है, प्रबलता है। बल की क्या है, प्रबलता है। याद रखिएगा, समझ में आ गई हो तो आगे की तरफ चलें। ठीक है, आगे की तरफ चलें। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, भाई बल क्या करता है। सामान्यतः किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं, सामान्यतः किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं और वो एक से अधिक हो जाए तो जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, उनके अगर एक ही दिशा में लग रहा है तो कुल बलों के बराबर हो जाएगा, यानी नेट बल निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो बल की अवस्था में परिवर्तन, सॉरी बल की अवस्था में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, बल के कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सटीक चीज है। बल के कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, बल के कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। ये देखिए, बल के कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। अब वस्तु की अवस्था दो चीजों से चिन्हित की जाएगी, दो चीजों से या दो गुणों से इनको देखा जाएगा। एक वस्तु की चाल और दिशा, वस्तु की, इसे न लिखो, इसे न लिखें, वस्तु की चाल व वस्तु की दिशा, वस्तु की दिशा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं, पहले इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, बल के कारण अगर वस्तु की चाल और वस्तु की दिशा में परिवर्तन देखने को मिले, वही क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर से सुनिएगा, बल के कारण वस्तु की चाल और वस्तु की दिशा में परिवर्तन देखने को मिले, वही क्या हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि दिशा में परिवर्तन और उसकी चाल में परिवर्तन ही वस्तु की अवस्था में परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, समझ में आई बात भाई। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे की तरफ चले, आगे की तरफ बात करें। ठीक है, आगे की तरफ बात करें। ठीक है, चलिए, ये क्या है भाई, क्यों लटक रहे हो भैया। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात भाई। इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन टीचर भर्ती में पूछ सकता है कि बल के कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन इनके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, या वो कौन दो कारण है जो वस्तु की अवस्था के परिवर्तन को दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है और वहां पर आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा, पहला देगा वस्तु की चाल, दूसरा दे देगा वस्तु की दिशा, फिर लिख देगा सी, जो लिख देगा दोनों, या डी लिख देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये भी लिख सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या लगाना पड़ेगा, दोनों। दोनों क्या होगा, वस्तु की चाल और दिशा जब परिवर्तित होगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ लोग इस वीडियो को बहुत ही ऐसे ही ले लेंगे, कहा ना कि बहुत लोग नहीं देखते हैं, 7 लोग देखे हैं कल का वीडियो। कोई बात नहीं भाई, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि मैं इसी में निपुण हूँ, मैं और इसी में अच्छा कर सकता हूँ, तो कोशिश करता हूँ। मैं, कोई देखे ना देखे वो अलग बात है, लेकिन मैं प्रयास न करूँ ये गलत बात है। मैंने क्या कहा, मैं, कोई मेरी वीडियो देखे या ना देखे वो अलग बात है, मैं प्रयास ना करूँ ये गलत बात है। तो सही बात यही है भाई। ठीक है, कहते हैं कि अगर इसी पे चर्चा करें तो कहते हैं कि कल एक लोग एक्सपायर कर गए थे, उनको लेकर हम लोग शमशान घाट गए थे, और वहाँ बैठकर विचार में आया कि एक चीज़ मतलब कहीं पढ़ा था मैंने, 4-6 महीने पहले पढ़ा था और याद आ गई, अचानक से फट से याद आ गई कि दुनिया का अजीब दास्तां है दोस्तों। ठीक है, इस दुनिया की अजीब दास्तां है दोस्तों। लोग बटोर रहे हैं या लोग बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। तो ये चीज़ वहाँ पर समझ आया, और हर व्यक्ति वहाँ पर, जितना लोग गए थे या जितने लोग आए थे, वहाँ पर नंबर लगा था लाश जलाने के लिए, वहाँ पर जितने लोग थे, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि सबके दिल में एक बार जरूर आया होगा कि किसके लिए कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं। एक दिन यहीं आएंगे, चल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। आपका नामो निशान मिट जाएगा। जो आपको दुखी या नम आंखों से विदा करने आए थे, जलाने के बाद हंसते हुए पूरी सब्जी और मिठाई खाकर हंसते हुए घर को चले जाएंगे। ठीक है। और आप एक वृद्ध अवस्था में मरेंगे या बीच में मरेंगे। कल जो मरे थे वो 42 साल के थे, तो आप भी इसी तरह से, हम भी इसी तरह से एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जब तक हैं तब तक इस जीवन को संघर्षशील समझें, मेहनत करते रहें। आपका जीवन किस क्षण कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। एक समय था, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अमिताभ बच्चन, जिनको रेडियो में नौकरी नहीं मिली, उनकी आवाज़ की वजह से उन्हें भगा दिया गया, आज वो महानायक बन के बैठे हुए हैं, आज दुनिया उनको जान रही है। ओझा सर जो आज राजनीति तक पहुंच गए, 10 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, उन्हें कुछ नहीं मिला, और एक अच्छे खासे मोटिवेशनल के रूप में निकले, आईएएस की तैयारी करने वाले टीचर के रूप में निकले, और आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपका जीवन किस क्षण बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है बच्चा मेरे। और आप कब अर्श से फर्श पे आ जाएंगे, कब फर्श से अर्श पे चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपका काम है मेहनत करना। ठीक है। वही मैंने कहा कि आप वीडियो देखें न देखें अलग बात है, मेरे मेहनत को देखें न देखें अलग बात है, आप पढ़ें न पढ़ें अलग बात है। ठीक है। लेकिन मैं काम न करूं, मेहनत न करूं, ये गलत बात है। तो मैं करूंगा भाई। ठीक है। आपकी मर्जी, देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। मैं पहले ही बता दिया कि जब मैं पढ़ाने के शुरू में चलता हूं तो टॉपिक भूलता हूं, तो जरूर टॉपिक को देखता हूं, क्योंकि मेरा काम है भाई। क्योंकि मेरे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है। ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं उसमें पूरा पीडीएफ बना दूं और लाइन बाई लाइन पढ़ाता जाऊं। नहीं, मैं मेहनत भी करता हूं, आपके साथ बोर्ड पे पढ़ाता भी हूं, लिख लिख के पढ़ाता हूं, ताकि आप तक भी पहुंचे। कुछ शब्द छूटते हैं क्योंकि पढ़ाने की स्पीड में रहता हूँ, या कुछ स्पेलिंग या कुछ शब्द गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। क्योंकि भाई पढ़ाते समय इंसान भूलने भी चीज़ें, क्योंकि भाई पूरी चीज़ें तो भरी नहीं है दिमाग में, तो वो चीज़ें करता हूँ। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप एक दिन जला दिए जाएगा। सबको पता है कि एक दिन अंत है। ठीक है। सूर्य उदय हुआ तो अस्त भी होगा, लेकिन अगर उस पूरे सूर्य उदय से अस्त के बीच में अगर आप क्रियाकलाप नहीं करेंगे तो दिन बीत जाएगा और आप उसी तरह पड़े रह जाएंगे। लेकिन ये नहीं है। जीवन का दस्तूर है कि आप अगर धरती पर जन्म लिए हैं तो कुछ कर्म करके जाइए, और अच्छा कर्म करके जाइए, समाज के लिए करके जाइए, देश के लिए करके जाइए, ताकि एक पीढ़ी कम से कम आपको जाने, कम से कम एक पीढ़ी आपको जाने। ठीक है। आपके क्षेत्र की एक पीढ़ी जाने, क्योंकि यहाँ शेर पर सवा शेर मिलता है। एक समय आएगा कि जब जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर कोई डीएम बन जाता है उस गांव का, तो हो सकता है उसके बाद कोई और भी अच्छे पद पे चला जाए, वहाँ से एक मुख्यमंत्री निकल जाए, प्रधानमंत्री भी निकल सकता है, तो डीएम को लोग भूल जाएंगे। एसडीएम बन रहा है, उसके बाद कोई डीएम बन गया तो एसडीएम को भूल जाएंगे। ठीक है। ये चलता रहता है, लेकिन कम से कम उन्होंने एक समय तक तो लोगों के बीच चर्चा में रहे, समाज में काम किया, उनका नाम तो याद किया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपको नहीं किया जाएगा। आप आए, खाए, जिंदगी बिताए, शादी किए, बच्चा पैदा किए, उनका परवरिश किए, फिर चले गए, तो वो सिर्फ आपके बच्चे जानेंगे, वो भी उन्हीं तक, उसके बाद वो सीमित हो जाएगा। जैसे आप अपने माँ बाप को अपनी पत्नी के बाद भूल जाते हैं, वैसे वो आपको अपनी पत्नी को पाने के बाद, अपने बच्चों को पाने के बाद आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप चर्चा में रहना चाहते हैं तो कम से कम कुछ अच्छा काम करिए, जिसकी वजह से लोग कहें कि नहीं, वो व्यक्ति इस तरह का था। ठीक है। तो ये चीज़ करना पड़ेगा। अपनों की बड़ाई करते हैं, लेकिन दूसरे अगर गैर आपकी बड़ाई करने लगे तो समझ लीजिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा और उसी पर मेहनत करिएगा। तो मैंने कहा, बल के कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की चाल, वस्तु की दिशा, दोनों याद रखिएगा। वस्तु की चाल और वस्तु की दिशा पर निर्भर करता है, तभी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। चले भाई आगे देखें, वस्तु की आकृति में परिवर्तन। दूसरा क्या है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ठीक है भाई, जब हम बल लगाएंगे तो अगर वस्तु की आकृति में परिवर्तन, अगर हम एक दीवार पर, जैसे ये दीवार है, हम इस दीवार पर बल लगाएं, इस दीवार पर बल लगा रहे हैं, तो क्या ये दीवार हिलेगी? नहीं, इसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होगा।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है बल लगाने की वजह से। बल लगाने की वजह से वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। जैसे ही आप सोफे पर बैठते हैं, सोफा क्या हो जाता है, पिचक जाता है, कि उसकी आकृति में परिवर्तन, और जैसे ही हटते हैं वस्तु अपने आप क्या हो जाती है, यानी सोफा अपने आप अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। स्प्रिंग को दबाते हैं तो पहले अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी इसकी आकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अवस्था के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि याद रखिएगा वस्तु की चाल और दिशा जरूर दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं बच्चा। ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अब देखते हैं वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम सबके बारे में एक बार जो पढ़े थे एक बार उसको दोहरा लेते हैं। पहला, बल लगाने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, बल लगाने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा। बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा। बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है, बल लगाने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का मतलब दोनों आ गया भाई, चाल और दिशा दोनों आ गया, हम उसको नहीं लिखाएंगे बार बार। ठीक है, बल लगाने पर वस्तु की आकृति अवस्था दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर ये क्लियर है तो समझ लीजिएगा। ठीक है, बल लगाने पर आप एक जगह से दूसरी जगह वही अवस्था में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। बल लगाने पर अन्य कुछ प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं न तो, क्योंकि हमने इसमें दो चीज़ें डाल दी हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब हम चलते हैं संपर्क बल के बारे में। अगली हेडिंग जो है वो संपर्क बल की है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी संपर्क बल। संपर्क बल के बारे में चर्चा करेंगे। संपर्क बल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, संपर्क बल में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई संपर्क बल के बारे में जानते हैं। अब संपर्क बल में पहला बल जो होता है वह पेशीय बल है। क्या है? पेशीय बल है, मस्कुलर फोर्स है। कौन सा फोर्स है? तो मस्कुलर फोर्स है। कौन सा फोर्स है? तो मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, पहला, ठीक है, इसमें है। ठीक है, इसको डैश करिए, ये ऐसे फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स। पेशियों द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं, और ये संपर्क बल में आता है। ठीक है, पेशियों द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। यह संपर्क बल में आता है, इसी को पेशीय बल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु को आप उठा रहे हैं तब पेशियों की जरूरत पड़ेगी, किसी वस्तु को धकेल रहे हैं तब पेशियों की जरूरत पड़ेगी, यानी बाल्टी उठा रहे हैं तब पेशियों की जरूरत पड़ेगी, बाल्टी को नीचे रख रहे हैं तब पेशियों की जरूरत पड़ेगी। यानी पेशियों द्वारा लगाए गए बल को संपर्क बल कहा जाता है, या पेशीय बल कहा जाता है। यह संपर्क बल में आता है। ठीक है, अब जब पेशीय बल लगाते हैं तो क्या करते हैं भाई, आप एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस को छोड़ते हैं, तो जब क्या होता है, तो वो पेशियां क्या करती हैं? फैलने का काम करती हैं, यानी आपके फेफड़े के अंदर क्या होता है? फैलाव देखने को मिलता है। ठीक है, हवा बाहर निकालते हैं, इसी तरह से पेशीय बल देखने को मिलता है। इसी में आता है घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स भी आता है। दूसरा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ये सभी संपर्क बल में आते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लाइट चली गई भाई, 2 मिनट रुक जाइएगा, बस 2 मिनट। चलिए देखिए, तो कांटेक्ट फोर्स में आ गया मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप जानते हैं, घर्षण बल तभी काम करता है जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में रहेंगी, तभी घर्षण बल काम करेगा। जैसे अगर हम एक बॉल को अगर छोड़ देते हैं, फेंकते हैं, तो वो
जमीन पर चलते चलते कुछ समय बाद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन जो सतह है और बॉल की जो सतह है उनके बीच में घर्षण बल लग रहा है, जो बॉल को क्या कर देगा, एक समय बाद रोक देगा। आप किसी भी, कहते हैं ना कि बच्चे, छोटे बच्चे क्या होते थे गांव में देखेंगे तो वो टायर ले लेते थे, उसको डंडे से मारते हुए आगे बढ़ते थे, ठीक है, तो वहां पर भी बल का प्रयोग होता था। लेकिन टायर आगे जाकर एक समय बाद क्या हो जाता था, गिर जाता था, रुक जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ घर्षण बल कार्य कर रहा है। किसी भी साइकिल को आप पैडल मार के छोड़ दीजिए, फिर उस पर बैठे रहिए, लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे साइकिल रुक जाएगी, क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो घर्षण बल का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका होना भी जरूरी है, और बहुत ज़्यादा होने पर भी दिक्कत है। यानी जितना होना चाहिए उतना इंपॉर्टेंट है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत, उससे कम होगा तो भी दिक्कत। तो घर्षण बल होना चाहिए भाई। तो ये रहे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ऐसे फोर्स जिनके बीच में संपर्क नहीं होता है, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह का होता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे मैंने दो चुंबक ले लिया, अब दो चुंबक के बीच में कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन उनके बीच में क्या हो रहा है, जब पोल जो है वो अपोजिट हैं, तो उनके बीच में क्या हो जा रहा है भाई, तो उनके बीच में आपस में आकर्षण हो जा रहा है, यानी बल कार्य करना शुरू कर रहा है खींचने वाला। लेकिन जैसे ही सेम पोल्स हो जा रहे हैं, अपोजिट की जगह पर सेम हो जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को धक्का देने का काम शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया। ऐसे फोर्स जो कांटेक्ट में तो नहीं होते हैं लेकिन लगाए जाते हैं, जो संपर्क में तो नहीं होते हैं लेकिन आपको देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। चुंबकत्व बल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, या चुंबकीय बल आपको देखने को मिलता है। इसी में चुंबकीय बल तो आप जानते हैं, चुंबकीय बल के बारे में आप जाने भी हैं, कुछ कुछ पढ़े भी हैं। लेकिन इसी में आता है स्थिर वैद्युत बल आता है, स्थिर वैद्युत बल आता है। इसी में क्या आता है, स्थिर वैद्युत बल आता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कोई भी धन आवेशित या आवेशित, ठीक है, कोई भी आवेशित वस्तु, ठीक है, धन आवेशित बोल दिए, गलत बोले, कोई भी आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु को, ठीक है, कोई भी आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु को, ठीक है, खींचने या धकेलने का काम करती है, या बल लगाती है, ठीक है, बल लगाती है, तो उसे स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल लगाया कहते हैं, या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक से सुनिएगा, कोई आवेशित वस्तु, लिख भी देता हूं, एक कोई आवेशित वस्तु दूसरी यहाँ लिख कायदे से लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कायदे से लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिए हैं, उसमें इतना ही है, ज़्यादा उसमें है नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ध्यान से सुनिएगा। कोई एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है, तो उसे
उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, लगाया गया बल क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, और ये संपर्क में नहीं होती हैं। इसी तरह से आता है गुरुत्वाकर्षण बल आता है। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, चुंबकीय बल हो गया, फिर गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी पर से कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, कोई भी वस्तु जो है अगर उसको पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है, याद रखिएगा। और ये सिर्फ पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं होता, कोई भी धरती पर कोई भी पिंड हो या यूनिवर्स में कोई भी पिंड हो, सब में गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिलता है। किसी में कम देखने को मिलता है, किसी में ज़्यादा देखने को मिलता है। हर एक दूसरे पिंड में ये बल देखने को मिलता है। तो ये भी बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल भी जो होता है, यह भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। ये भी क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। तो हमने इसमें 3 पढ़ा है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा। ये जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, गुरुत्वीय बल मैंने अभी कहा कि केवल पृथ्वी में देखने को नहीं मिलता, हर छोटे बड़े कणों में, पिंडों में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते ही हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु आप पृथ्वी पर से फेंकिए, देखिए वो वापस पृथ्वी पर आके ही गिरेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब हम पढ़ने चल रहे हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। दाब, इसमें भी भाई प्रेशर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जुकाम होगा लगता है, चलिए कोई नहीं। प्रेशर, दाब। ठीक है, दाब क्या होता है? बल के बिना दाब लग ही नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसको डिफिनीशन से देखें, अरे सूत्र से देखें, तो दाब बराबर क्या लिख सकते हैं? तो दाब बराबर लिख सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर इसका परिभाषा बनाए तो किसी भी, ठीक है, क्षेत्रफल पर, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, समान बल लगाकर उस पर क्या कर रहे हैं, तो उसे दाब में परिवर्तित कर रहे हैं, उसे दाब में क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दाब में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यानी किसी क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया बल क्या है? दाब का क्या है? परिभाषा देता है या परिभाषित करता है। ठीक है, कह सकते हैं कि पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाने पर, बल लगाने पर दाब उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, ये देखिए रटने की चीज नहीं है, आप अपनी परिभाषा में बोलेंगे, आप अपने शब्दों में बोलेंगे तो चीजें याद होंगी। ठीक है, जब वो याद होंगी तो वो दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, वो चीजें समझ में आएंगी। आप अगर रटा रटाया देंगे तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो वो चीजें नहीं करनी है हमको, वो करना है जिसकी वजह से हमारा सही डिफिनीशन निकल गया है। क्या निकल गया है? सही डिफिनीशन निकल गया है, सही चीजें समझ में आए। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हमको उसको रट्टा नहीं मारना है भाई, हमको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा मारने के लिए हम नहीं बैठे हैं। तो ये हो गया बल बटा क्षेत्रफल। अब भाई इसका बताइए, पहले हमने इसका क्या पढ़ा है? तो इसको न्यूटन कह सकते हैं, और इसका मात्रा क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम उससे देखेंगे, जो हमने लिखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, अपान मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो केजी आ जाएगा, मीटर माइनस, और यहाँ पर सेकेंड -2 हो जाएगा। ये हो गया, देख लीजिए भाई।
ये हो गया आपके सामने, ठीक है, ये हो गया आपके सामने। देख लीजिए भाई, कोई भी चीज़ें ऐसी हों जो ना समझ में आई हो, जो ना समझ में आई हो, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये चीज एक हो गया, एक और हो सकता है पास्कल। क्या हो सकता है? पास्कल। क्या हो सकता है? पास्कल। एक और यूनिट होता है बार। क्या होता है? बार। एक बार कितने बराबर होता है? तो एक बार जो होता है, एक बार जो होता है, देखिए यहाँ लिख सकता हूं मैं, एक बार बराबर, ठीक है, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, ये इतना जो आपने किया है केजी मीटर, ठीक है, के पावर -1 सेकेंड -2, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक बार के बराबर 10 के पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं। मिली बार भी होता है, तो एक मिली बार बराबर होता है 10 के पावर 2 पास्कल, ठीक है, 10 के पावर 2 पास्कल या 10 के पावर 2 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। यह एक अदिश राशि है बच्चा, यह क्या है? अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हो गया, या इसे पास्कल कहते हैं। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5, यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटाइए, 10 के पावर 5 पास्कल, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक मिली बार, मिली बार बराबर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 2 पास्कल हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। और यह एक अदिश राशि है। दाब जो है एक क्या है? अदिश राशि है। दाब जो है अधिक राशि होती है। दाब क्या होती है? अदिश राशि होती है। याद रखिएगा, दाब कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि होती है। दाब कैसी राशि होती है? तो एक अदिश राशि। दाब को हमको देखने को मिलता है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। और मैंने क्या बताया? किसी पृष्ठ, ठीक है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाने पर दाब उत्पन्न होता है। बल लगाने पर क्या उत्पन्न होता है? दाब उत्पन्न होता है। इसी को बोल सकते हैं, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? किसी एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप दाब समझ गए हैं तो आगे की चर्चा कर ली जाए, ठीक है। अब द्रव और गैसों पर अगर दाब लगाएंगे तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, द्रव व गैस पर दाब का प्रभाव, ठीक है, दाब का प्रभाव, द्रव और गैस पर दाब का प्रभाव, द्रव और गैस पर दाब का प्रभाव देखने को क्या मिलेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए भाई, जब द्रव किसी भी बर्तन में भरा हुआ है और उस पर हम क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। जब हम उस पर दाब लगाएंगे तो वो बर्तन की दीवारों पर भी क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। कौन लगाएगा? तो द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर दाब लगाना शुरू करेगा। और दाब लगाना जब शुरू करेगा तो ऐसे में क्या होगा? ठीक है, तो बर्तन क्या होगा? जो द्रव है वो बर्तन की आकृति तो लेगा ही, और दीवारों क्या होगा? बर्तन की दीवारों पर भी दाब लगाना शुरू करेगा। कुछ कंप्रेस्ड होंगे, लेकिन उतना पूरी तरह से कंप्रेस्ड नहीं होगा। जबकि गैस यही है, गैस को हम जब दाब लगाते हैं तो दाब लगाने की वजह से गैस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। या ये भी क्या करता है? गैस भी जो होता है बर्तन की दीवारों पर दाब लगाना शुरू करता है। या इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या कर लेता है? गैस से द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर देता है दाब लगाने पर। अगर हम दाब ज़्यादा लगाएंगे तो ये गैस से द्रव में परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसमें भी बहुत कुछ नहीं है। अब है वायुमंडलीय दाब।
मंडली। देखिए भाई, जितना आपको इसमें दिया है उतना ही बताएंगे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। भाई वातावरण का अपना एक दाब है, वातावरण का क्या है, एक दाब है जो एकांक क्षेत्रफल पर लगता है, ठीक है। अगर हम इसकी गणना करें तो जैसे मेरे चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है उस पर वायुमंडलीय दाब लगता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और यह समतल भागों पर अलग देखने को मिलता है, ऊंचाई वाले भागों पर अलग देखने को मिलता है, ठीक है। समतल भागों पर अलग देखने को मिलता है, ऊंचाई वाले भागों पर अलग देखने को मिलता है, मतलब हर जगह पर क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। हर जगह पर क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। इसमें भी कुछ विशेष चीजें नहीं दी हुई हैं कि आपको उसमें कुछ चीजें बताई जाए, ठीक है। लेकिन बस इतने पर ही क्या है, चर्चा खत्म होती है। और इतने पर ही क्या होता है, इसमें वायुमंडलीय दाब के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो अगली कक्षाओं में हम लोग चलेंगे, वहाँ पर हमें और डिटेल से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर हमें, अगर हम इसको और डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, जो कि हमें अभी यहाँ नहीं देना। बस इतना जानिए कि वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और यह पहाड़ी क्षेत्रों पर अलग होता है, समतली क्षेत्रों पर अलग होता है, हर जगह पर इस थोड़ी सी इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका चैप्टर, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। लाइट भी चली गई, आज लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बताइएगा कैसा लगा चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।